हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज़। इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस की रहने वाली है। फिर चाहे आप चंडीगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे चंडीगढ़ में पीआरटी का एग्ज़ाम होना है, टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, एनटीटी का एग्ज़ाम होना है, तो सभी के लिए इक्वली ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको ये इसके पीडीएफ चाहिए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये शायद 10 के अराउंड मैंने इसमें क्वेश्चंस ऐड किए हैं, बट ये मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर्स में से मैंने इसमें क्वेश्चंस को ऐड किया है। ऐसे ही आगे आपको और भी क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, कक्षा में पठन और लेखन कौशल सिखाने से छात्र को डैश में मदद मिलती है। यानी कि जब हम क्लासरूम में होते हैं, एज अ टीचर होते हैं और हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे को लिखने के कौशल सिखा रहे हैं, तो इससे बच्चे में क्या डेवलप होगा या उसे क्या चीज़ सीखने में ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। समस्या निवारण कौशल विकसित करना, अच्छी लिखावट विकसित करना, प्रभावी ढंग से वो कम्युनिकेट कर पाए, संप्रेषण कर पाए, बातचीत कर पाए, या ठीक से पढ़ने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रभावी ढंग से संप्रेषण करना। संप्रेषण जो है वो बोलने से रिलेटेड होता है। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अच्छे से लिखेगा नहीं, तो अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रभावी ढंग से क्या करेगा, यहाँ पर संप्रेषण करने में मदद मिलेगी। लिखना, बोलना और सुनना संप्रेषण कौशल है जो पाठ्यक्रम में सभी विषय क्षेत्रों में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डिसलेक्सिया में निम्न में से कौन सी कठिनाई आती है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया, ये जितनी भी डिजीज़ है ना, इनको सबको आप याद करके जाइएगा, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आगे आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम है या टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें ये नहीं आते हैं, उसमें भी डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ जाइएगा। तो यहाँ पर लिखा है डिसलेक्सिया में निम्न में से कौन सी कठिनाई आती है। तो डिसलेक्सिया से पढ़ने में कठिनाई आती है, गणितीय कठिनाई आती है, लिखने में कठिनाई आती है, या भाषा की कठिनाई आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पढ़ने में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया इज़ द रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें बच्चा जो है वो पढ़ने में मिस्टेक्स करता है और बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आती है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई आती है। बच्चा जो है, बच्चे कुछ शब्दों को गलत पढ़ लेते हैं, या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो पढ़ने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाते। जैसे कुछ अक्षर होते हैं जो थोड़े समान होते हैं, उनकी ध्वनियाँ समान होती है, पर वो क्या करते हैं, उनसे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे, आपको याद हो तो आप कई बार 100 को वोस पढ़ लेते थे, ऐसे गलत पढ़ लेते थे, गलत लिख देते थे, 9 को 6 बना देते थे, 6 को 9 बना देते थे। तो इस तरीके से आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कन्फ्यूज़न रहा होगा, या अब आप कहीं टीच करते होंगे तो आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो इन अक्षरों को उलट पुलट लिख देते हैं। तो ये जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, इसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, 100 को क्या लिखा है, वॉज लिख दिया है। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पर ऐसी इस टाइप की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो करते हैं, तो यही किसके नाम से जानी जाती है, डिसलेक्सिया के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कुछ और भी डिसऑर्डर्स लिखे गए हैं, जैसे डिसकैल्कुलिया है। डिसकैल्कुलिया जो है वो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, गणना से संबंधित होता है। अब यहाँ पर कैलकुलिया आ गया, कैलकुलिया किससे रिलेटेड होगा,
कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। अगर अब ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये मैथ से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैथ्स में ही हम कैलकुलेशंस करते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो आपको इसको याद रख लेना है। ग्राफ किस लिए यूज़ करते हैं? हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफ में लिखने का काम होता है। तो यहाँ पर अगर डिस्ग्राफिया की बात है तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? यहाँ पर लिखने में क्या आती है? बच्चे को प्रॉब्लम आती है। अगर हम डिस्फेजिया की बात करते हैं तो बच्चा सही से भाषा को में कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन में उसे प्रॉब्लम होती है, भाषा में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई होप ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर अभी आपको पूरा? मुझे कमेंट आए थे कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी स्क्रीन पर दिखने चाहिए, तो अब शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्वेश्चंस पूरे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण के निम्न में से किस क्षेत्र में बच्चा अनुकरण करने में सक्षम है? तो इसका कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र या फिर उपर्युक्त सभी। तो ब्लूम की टेक्सोनोमी मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है ये। तो ब्लूम के वर्गीकरण के निम्न में से किस क्षेत्र में बच्चा अनुकरण करने में सक्षम है? अनुकरण टाइप ऑफ इमिटेशन होता है कि वो दूसरों को देखकर भी खुद ऐसे काम करने की कोशिश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो कुछ एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। ये क्षेत्र हस्त या शारीरिक कौशल के अलावा कुछ नहीं है। जो ये मनोगत्यात्मक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो हैंड्स एक्टिविटी हैं या फिज़िकल एक्टिविटी हैं, फिज़िकल स्किल्स हैं, उनसे रिलेटेड होती है। यह है शारीरिक समन्वय और गत्यात्मक कौशल से संबंधित है। अगर अनुकरण की बात करते हैं तो अनुकरण में यह मनोगत्यात्मक गतिविधि शुरू होती है। यहाँ पर बच्चा जो है वो मनोगत्यात्मक गतिविधि करना शुरू करता है, जिसमें बच्चा है परिष्कृत रूप से क्रियाओं की नकल का प्रयास करता है। ठीक है, ना जानते हुए भी वो, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, वो रसोई में अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखते हैं, रोटी बनाते हुए देखते हैं, तो क्या करते हैं कि वो भी अपनी मम्मी की तरह गोल गोल रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है? अनुकरण हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, बड़ों को देखकर वो सेम उसी टाइप का काम करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होता है? अनुकरण होता है, इमिटेशन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? यानी कि CCE का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, या इसमें से इनका कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यह मूल्यांकन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है, आपको बताना है क्या ये राइट आंसर है। इसके बाद संज्ञानात्मक मनोप्रेरक प्रभावी कौशल विकसित करना है बच्चों में, रटने पर जोर देना है, या अधिगम में सुधार लाना है। तो आपको पता होना चाहिए CCE जो है वो किस पर बल नहीं देता, किस चीज़ को नकारता है? वो रटने पर जोर देना। आपको पता है हमारी जितनी भी NCF है, NEP है, वो सब इससे दूर हटती हैं, यानी कि रटने को दूर करती है। तो वैसे ही CCE है, CCE किस पर, CCE का उद्देश्य क्या नहीं है? रटने पर जोर देना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हुआ ये क्वेश्चंस भी। 2009 में CBSE द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ मूल्यांकन के एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में से पेश किया गया था। यह अधिगम के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक को क्या करता है? शामिल करता है। ठीक है, आ गया समझ में ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में कौन से कारक जिम्मेवार हैं? यानी कि जैसे एक टीचर होता है, जब टीचर अपने टीचिंग मटेरियल्स का चयन करेगा, ठीक है, TLM का यूज़ करेगा, तो उसके लिए उसमें से कौन से कारक जिम्मेवार रहेंगे, या जो भी वो सहायक सामग्री यूज़ कर रहा है, जो भी पढ़ाने के लिए मटेरियल यूज़ कर रहा है, जो भी बुक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस जो भी मेथड्स यूज़ कर रहा है, तो उसमें कौन से कारक जिम्मेदार रहने वाले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हैं, आयु जिम्मेदार रहेगी, या क्लास में जो छात्र हैं उनकी संख्या जिम्मेदार रहेगी, छात्रों का स्तर क्या है ये जिम्मेदार रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपको पता है आप किसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, मान लीजिए छोटी आयु के बच्चे हैं तो आप उन्हें एक्टिविटी करके पढ़ाएंगे। अगर बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो आप उन्हें लेक्चर मेथड से भी पढ़ाते हैं।
छात्रों की संख्या भी डिपेंड करती है, बच्चों का स्तर क्या है, बच्चे किस तरीके के आपकी क्लास में, उनके लिए आपको कौन से टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के चयन में, शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में क्या करती हैं, जिम्मेवार होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने कुछ जो कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जैसे संसाधन, रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए आपके पास में, कक्षा की क्षमताएं क्या है, छात्रों की संख्या कितनी है, आप जिस एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हैं वहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, छात्रों की आयु क्या है, छात्रों का जो प्रीवियस ज्ञान है, पिछला ज्ञान है वो कैसा है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है। अभिव्यक्ति और साक्षरता नहीं है, शब्दावली की मात्रा को बढ़ाना, भाषा का उपयोग करने की क्षमता, दूसरों के साथ सोचना और संवाद करना। तो ये तो रहने वाली है, बच्चा अभिव्यक्ति कैसे करता है, साक्षर होता है, ये तो रहेगा, भाषा का उपयोग कैसे कर रहा है, दूसरों के साथ कैसे संवाद कर रहा है, तो ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्दावली की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाषा का विकास उच्चारण, साक्षरता और भाषा को बनाने, उपयोग करके दूसरों के साथ सोचने, संवाद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह छात्रों को न केवल पाठ के संदर्भ बल्कि समूह के रूप में समस्याओं को हल करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा विद्यालय शिक्षा में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने वाले पाठ्य चर्चा सुधारों में से है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा विद्यालय शिक्षा में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने वाले पाठ्य चर्चा सुधारों में से है। चिकित्सा कक्षाएं, अच्छी मूलभूत सुविधा, अच्छे खेल उपकरण या मध्याह्न भोजन और नियमित चिकित्सा जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो मिड डे मील होता है, जो मतलब जो भी बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, उसके बाद जो उनकी क्या होगी, नियमित चिकित्सा जांच। ठीक है, इन सुधारों से ये एनसीएफ में मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। एनसीएफ कहता है कि पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चरणों तक भारत में अधिकांश बच्चों के सामने कुपोषण और संचारी रोग की समस्या है। यानी कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो माध्यमिक स्तर पर हैं, जो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर पर है, उनमें कहीं ना कहीं पोषण की कमी है, वो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हैं। इसके साथ साथ उनमें जो डिजीज़ हैं उनकी भी समस्याएं हैं। इसलिए इस पर ध्यान देते हुए सभी स्तर पर इस पहलू को संबोधित करने की आवश्यकता है। तो उनके लिए अच्छे भोजन की भी ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ जो चिकित्सा है उसकी भी ज़रूरत होगी, और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए जो विभिन्न चरणों में आयु विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करें। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा निम्न की किस आयु तक अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 ईयर तक। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 21A में भी दिया गया है। आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी लिखा गया है, उसमें भी मेंशन किया गया है कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार होगा। आरटीई में इसकी एज 6 to 14 है। अगर हम यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड की बात करते हैं तो उनके लिए आयु 6 से 18 वर्ष तक है। उन्हें 18 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा कारक पर्यावरणीय है। प्रेरणा है, भाव है, लक्षण है या विद्यालय। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से विद्यालय जो है वो क्या होगा, प्रभावी होगा। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जो जर्जर अवस्था में होते हैं, या जो जिनकी इमारत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पर बैठकर भी नहीं पढ़ा जा सकता। कुछ स्कूल्स आपने देखे होंगे जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती, जहाँ लैब्स नहीं होती, लाइब्रेरीज़ नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो उससे सीखने में भी क्या आती है, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन रणनीति का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हैं मैंने, अध्यापकों द्वारा मननशील पत्रिका का इस्तेमाल, स्वयं मूल्यांकन, विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार करना, या केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्चर्य। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में कि केवल शब्द दिखाई देगा, ये नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होता है, तो हम इसको सबसे पहले हटा देते हैं। तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में ये केवल दिखाई दे रहा है ना,
केवल मानक निर्देशित। तो हम कोई भी मूल्यांकन करेंगे तो हमारी रणनीति इस पर बेस नहीं होगी कि हम केवल मानक संबंधित जो है वो निर्देशन करें, मूल्यांकन करें। तो अध्यापक जो है वो क्या करेंगे, जो उनकी थिंकिंग है उसका इस्तेमाल करेंगे, मननशील पत्रिकाओं का इस्तेमाल करेंगे, खुद का स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के थ्रू भी मूल्यांकन हो सकता है। बट यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये आपको पता होना चाहिए। प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके जनक हम किसे मानते हैं, जॉन डीवी को मानते हैं, जो हैंड एक्टिविटीज़ के मतलब दृष्टिकोण पर बेस है और इसके साथ साथ खुद करके सीखने पर बेस है, साथ साथ बच्चों की क्षमता पर विश्वास करती है कि प्रगतिशील जो शिक्षा होती है वहाँ पर बच्चा जो है वो खुद से कर सकता है, खुद से सीख सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट किसी ऐसे ही कंटेंट के साथ।